नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जस्ट खबर और मैं हूं अक्षय बिदुआ। लेकर हाजिर है हमारी खास पेशकश अपनों ने लूटा। बीजेपी इन दिनों अपनों की मार झेल रही है और इस कदर इस मार से जूझ रही है कि जिस विकास के नारे के सहारे बीजेपी अब तक अपने सारे किले फतह करती आई है, उसके अपने लोगों ने उसके इस नारे को विवादित बयान के चलते कहीं पीछे ढकेल दिया है। और ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा है कि ये बीजेपी के दोस्त हैं या ये खुद बीजेपी के दुश्मन हैं। तो आइए इसी मुद्दे के साथ शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश अपनों ने लूटा। भड़काऊ बयान और फसाद खड़ा करना बीजेपी के कुछ नेताओं की नीयत बनती जा रही है, लेकिन नेताओं के इन भाषणों से पार्टी की छवि को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी के चलते नाराज होकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इन सभी नेताओं को हिदायत दी कि पार्टी ऐसे किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें कि पार्टी की विकास वाली छवि धूमिल हो। लोकसभा चुनाव में अपने विरोधियों को परास्त और विपक्ष को निस्ते नाबूद करने वाली मोदी सरकार इन दिनों अपने ही नेताओं की बयानबाजी को लेकर मुश्किलों में है। दादरी कांड और गौमांस के मुद्दे पर बीजेपी के नेता बारी बारी से इतने बयान दे चुके हैं कि ये समझना मुश्किल हो रहा है कि ये पार्टी के दोस्त हैं या दुश्मन। और ये सब तब हो रहा है जब बिहार चुनाव जीतना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी के कुछ नेता दबी जुबान में ये स्वीकार भी कर चुके हैं कि बीजेपी बिहार में हार सकती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के नेता विवादित और उकसाऊ बयान देकर पार्टी की छवि धूमिल करने में लगे हैं। और पार्टी की इस बिगड़ती छवि को लेकर पार्टी का शीर्ष खेमा नाराज है। नाराज होने वालों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे ऊपर है। और इसी को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को उन सभी नेताओं की जमकर क्लास ली है जिन्होंने पार्टी की विकास वाली छवि को धूमिल किया है। जिन नेताओं को फटकार लगाई है उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधायक संगीत सोम और सांसद साक्षी महाराज का नाम सबसे ऊपर है। अमित शाह ने इन नेताओं को चेतावनी दी है कि ऐसे बयान ना दें जिससे केंद्र की मोदी सरकार के विकास का एजेंडा पटरी से उतरने का खतरा हो। हालांकि चेतावनी मिलने की बातों से बीजेपी के सभी नेताओं ने इनकार किया है। मैंने जो कहा वही हुआ। एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो मैंने एक्शन किया तो रिएक्शन कुछ तो होगा ही। नुकसान हो रहा है बिहार चुनाव में, दिक्कत आप लोगों को बयानबाजी नहीं करना चाहिए। यहाँ से बिहार कहाँ पहुँच गए आप? लेकिन इस मुद्दे पर बिहार पे आपने सफाई दी क्या? मुझसे कोई सफाई मांगी नहीं की और मैंने कोई सफाई दी। लेकिन बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी का फायदा विपक्षियों को मिल रहा है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी माना है यूपी का दादरी कांड और कर्नाटक में कमरसिल की हत्या राज्य सरकारों की विफलता है, न कि केंद्र की। मगर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने बयान दिए हैं उससे राज्य सरकारों से ध्यान हटता है और बीजेपी कटघरे में आती है। जिन दो घटनाओं का उल्लेख होता है, दोनों में से एक भी घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुई है। दादरी जहां हुआ है वो समाजवादी पार्टी का शासन है उत्तर प्रदेश में, और जो कर्मशील की हत्या हुई है वो कर्नाटक में हुई है, वहां कांग्रेस का शासन है। मैं समझता हूं इनका प्रोटेस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट होता है, कोई केंद्र का सब्जेक्ट नहीं होता है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं। बीजेपी के पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने भी कहा था कि दादरी कांड देश के लिए शर्मनाक है और इससे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन ये सब तब हुआ है जब बीजेपी के अपनों ने ही दुश्मनों को कहने का मौका दिया है। मतलब साफ है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो जहां अमित शाह ने अपने नेताओं को हिदायत दी है, वहीं खुद सामने आकर कई मामलों पर सफाई भी दी। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव अभियान में एनडीए की ओर से विकास का मुद्दा
हमने मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया है और कुल मिलाकर असेसमेंट लगाए तो एनडीए का टोटल प्रचार विकास पर केंद्रित हुआ है। स्पष्टता न करना चाहता हूं मित्रों, ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की समर्थक है, इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती है। संविधान ने दलित, आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता नरेंद्र भाई के विकास का जो मार्ग है उसका मध्य बिंदु ही यही है कि सभी पिछड़ों, दलितों और महादलितों को साथ में लेकर विकास की दौड़ में आगे जाया जाए। कल रात्रि को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एनडीए के सभी साथियों के साथ बैठक हुई और पहले 2 चरण का जो मतदान हुआ है उसका जायजा भी लिया गया और अगले 3 चरण की रणनीति पर भी बात हुई। पहले 2 चरण में जो मतदान हुआ है उसमें दोनों चरण के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के पास से एनडीए के सभी साथियों के पास जो रिपोर्ट आई है उसका नोट एक्सचेंज करने के बाद हमारा अनुमान बना है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी विजयी होने जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग नेताओं के बयान। दरअसल हम जो कह रहे हैं कि अपनों ने लूटा, ये बीजेपी की कसक है, दर्द है। साक्षी महाराज इन बयानों ने किरकिरी कराई है जो बीजेपी की है। वो गाय हमारी माता है, गोहत्या रोकने के लिए हम मरने मारने को तक तैयार हैं। बीजेपी सांसद हैं, बीजेपी नेता हैं साक्षी महाराज जिन्होंने कहा। वहीं संगीत सोम ने बयान दिया, बीजेपी विधायक हैं, अगर निर्दोष लोगों को फंसाया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ये बयान संगीत सोम का। महेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री, दादरी में हुई हत्या एक हादसा है, इसे सोची समझी साजिश कहना ठीक नहीं होगा। इन तमाम बयानों से किरकिरी हुई है बीजेपी की। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ने कहा मुस्लिम भारत में रह सकते हैं लेकिन उन्हें गोमांस खाना छोड़ना होगा। ये वही बयान है जो बयान खुद बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया और अब इन बयानों से बीजेपी को मुंह छुपाना समझ में नहीं आ रहा, छुपाते बन नहीं रहा। इन बयानों का तोड़ निकालना, इन बयानों का जवाब देना भी सूझ नहीं रहा और अब फिर से बीजेपी बैकफुट पर है और अब मुद्दा है विकास का। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रणवीर सिंह जी लगातार बने हुए हैं। आपका स्वागत है रणवीर जी जस्ट खबर में। रणवीर जी, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब आपकी मुश्किल बढ़ती है तो फिर मुद्दा विकास का याद आता है, लेकिन जब राजनीति की बात हो, जब दूसरे दलों पर कीचड़ उछालने की बात हो, जब सियासत करनी हो, जब किसी धर्म विशेष पर या फिर सांप्रदायिक निशाने साधना हो, तब जमकर बयान होते हैं, तब कोई बैकफुट पर नहीं होता। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और बीजेपी की ये नियति है कि उसको विकास का चेहरा तो आगे रखना होगा, लेकिन बैकग्राउंड में जो हिडन एजेंडा है उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह के काम करते रहेंगे। तमाम नेता इस तरह के बयान देते रहेंगे जिससे कि ये सब चीज़ें हरी बनी रहें। और मुझे तो ये लगता है कि बिहार का इलेक्शन अब इतना इम्पोर्टेंट इनके लिए नहीं है जितना 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो होने वाले चुनाव हैं उस पर इनकी निगाह बहुत ज़्यादा गड़ी हुई है। और आप देखिएगा कि अभी से ये चीज़ें बराबर बनी रहेंगी, बिल्कुल खबरों में बनी रहेंगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जनवरी 2016 में मीटिंग करने का फैसला किया। उनकी मीटिंग होगी, उसमें यह तय किया जाएगा कि राम मंदिर कब बनाया जाए, कब उसकी शुरुआत की जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो आज हिंदू महासभा ने कह दिया कि हम नाथूराम गौडसे का जो है विजय दिवस मनाएंगे, इस तरह की जो तमाम चीज़ें वो साफ इशारा करती हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कितना भी नेताओं को ताकीद कर दे, हिदायत दे दे, लेकिन कुछ होना नहीं है। तो मुझे तो एक तरह से ये नूरा कुश्ती लगती है। नेता सामने जरूर कहते रहेंगे कि हमने उनको डांटा, लेकिन पलटवार करते हुए छुटभइये नेता जो है बयान देंगे कि हमें डांट कौन सकता है, मैं तो 5 बार का सांसद हूँ, जैसा कि आज साक्षी महाराज ने कहा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब
बात होती है बयानबाजी की, जब आपको एक मुद्दा मिल जाता है और उस मुद्दे के चलते आपको लगता है कि आप दूसरी पार्टियों को नीचा दिखा सकते हैं, सियासत करने का यह भरपूर वाजिब मौका है, तो कोई पीछे नहीं हटता। सबके शब्दों में धार होती है, सबके पास तीखे बोल होते हैं और उस वक्त सब आक्रामक तेवर अपनाए हुए होते हैं। लेकिन रणवीर जी, एक बात माननी पड़ेगी कि इस पूरी बयानबाजी से जो सांप्रदायिकता पर हुई, पीछे दादरी को लेकर इतने हमले किए गए एक दूसरे दलों पर, सारे नेताओं ने किए, उस दौरान तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुप थे, उस दौरान वो नहीं बोले, लेकिन वो बात उन्होंने बिहार में मंच से जाकर बोली और वो निशाना था, वो काट था लालू प्रसाद यादव के बयानों का। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी जैसे कि हम बयान देख रहे थे संगीत सोम का, कि अगर निर्दोषों को फंसाया गया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं और उनके लिए लग जाएंगे, लेकिन यही संगीत सोम जब बिसेड़ा गए थे तो मंदिर पर चढ़ करके लाउड स्पीकर से इन्होंने ऐलान किया था, जिस तरह की इन्होंने भाषा बोली थी। और अमित शाह ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है उत्तर प्रदेश सरकार का, समाजवादी पार्टी का है। तो ये दो विरोधाभासी बयान हैं, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जहां आपकी सरकारें हैं, अगर वहां जाकर के कोई इस तरह के बयान देगा, क्या आप उसे छोड़ देंगे क्या? नहीं। और अमित शाह ने अभी साक्षी महाराज के बयान के ऊपर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ये मुद्दा जो है वो प्रदेश सरकारों का है और नेता इस तरीके की बयानबाजी ना करें, क्योंकि इससे खुद बीजेपी की छवि खराब हो रही है। कहने के लिए, क्योंकि सारा देश, तमाम पार्टियां जो है अटैकिंग मूड में आ गई हैं और बीजेपी पे अटैक कर रही हैं, इसलिए बीजेपी बैकफुट पे है और वो विकास का जो अपना एक प्ले कार्ड लेकर के खड़ी हुई कि हम विकास के लिए काम करना चाहते हैं। विकास पे जब आप काम करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें, छुड़वैये नेता इस तरह के बयान रोज रोज दे रहे हैं और आप उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में जितना भी देखा है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता जब पार्टी छोड़नी होती है तब इस तरह के बयान देता है, पता लगता है कि उसने पार्टी छोड़ दी और फिर पार्टी ये कहती कि मैंने उससे निकाल बाहर किया है, 6 साल के लिए बाहर कर दिया। और यहाँ साक्षी महाराज हो या दूसरे लोगों, कितने बार इस तरह के बयान देते रहे और कुछ भी नहीं होता, तो इसका मतलब है कि नेतृत्व ये चाहता है कि छोटे नेता इस तरह के बयान देते रहें, चीज़ें जो है हवा में बनी रहें और खबरों में बने रहें। नहीं, लेकिन आप ये देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि साक्षी महाराज ने तो कहा चलिए हमने मान लिया, लेकिन इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो कहा या महेश शर्मा ने जो कहा, संगीत सोम ने जो कहा, ये सब ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में काफ़ी दम रखते हैं, काफ़ी रुतबा रखते हैं और कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो बड़े लोग हैं बीजेपी में, जो पार्टी संभाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की जबान पर लगाम नहीं लगा पा रहे जो बीजेपी में आरएसएस की परछाई कहे जाते हैं या आरएसएस से इन्फ्लुएंस हैं। हाँ बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर जैसा है, वो आरएसएस से ही निकल के आए, वो बीजेपी में तो थे ही नहीं पहले, आरएसएस से निकल के आए हुए नेता हैं और इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद वो इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं, तो आपने जैसा कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इन पर रोक नहीं लगा पा रहा, मुझे ये लग रहा है ये नूरा कुश्ती है सीनियर नेतृत्व और छोटे नेताओं के बीच की, कि वो आकर के पब्लिक के सामने ऐसा शो करेंगे कि वो उनको डांट रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर हो नहीं रहा है। या अगर वो दिल से डांटते तो असर होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे के अंदर साक्षी महाराज जैसा जो 5 बार का सांसद अपने को कह रहे हैं, वो कम से कम इस तरह का बयान देने आते। नहीं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि बीजेपी भले ही अपने आप को सेक्युलर कहें, वो अपने आप को भले ही ऐसी पार्टी कहें जो विकासवादी मानसिकता रखती है, लेकिन उसमें एक तबका, एक धड़ा ऐसा भी है जो सिर्फ इसी तरह की राजनीति के लिए जाना जाता है, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि इसी तरह के लोगों ने वो बयान देकर पार्टी को नीचा दिखाया है और जिसे लेकर आज पार्टी खुद चिंतित है। ये भी बात सही है अपनी जगह कि पार्टी की किरकिरी तो होती है और जब पार्टी की किरकिरी होती है तो वो बैकफुट पे आती दिखाई देती है। वो कहते हैं हम विकास का मुद्दा लेकर के आए हैं और विकास ही हमारे लिए एकमात्र मुद्दा है, लेकिन ऐसा कहीं होता दिखाई देता नहीं, आज तक तो मैंने देखा नहीं है। विकास की बात करते जरूर हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की जहां बात आती है, किसी भी छोटे से छोटे इलेक्शन की बात आती है, कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन की बात आती है, वार्ड के इलेक्शन की बात आती है, वहां भी टिकट उसे दिया जाता है जो उस क्षेत्र में जिसकी बहुतायत होती है, जिस जाति की, उस जाति के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। तो विकास कहाँ रह गया? अगर विकास करना है तो कहीं भी किसी को भी खड़ा कर दो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो जीतेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहने के लिए कुछ है और करने के लिए कुछ है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सियासत है। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, हम आपको वो बयान दिखाएंगे जिन बयानों को लेकर इस वक्त पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई है और इसके पीछे की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। साक्षी महाराज ने जो बयान दिया कि गाय हमारी माता है, गो हत्या रोकने के लिए हम मरने मारने को तैयार हैं। साक्षी महाराज ने अपने बयान में कहा था कि अगर कोई हमारी मां पर हमला करेगा तो हम काट देंगे। संगीत सोम
एक बड़ा सांप्रदायिक चेहरा माने जाते हैं अपने इलाके में, अगर निर्दोष लोगों को फंसाया गया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं। ये संगीत सोम का बयान आया। बीजेपी विधायक हैं और महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री हैं। दादरी में हत्या हुई जो वो एक हादसा था, इसे सोची समझी साजिश कहना ठीक नहीं है। कई तरह के बयान आए, उस पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने ये कहा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हाल ही में उनका बयान आया कि मुस्लिमों को अगर भारत में रहना है वो भारत में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें गोमांस खाना छोड़ना होगा, क्योंकि गौ जो है वो हिंदू धर्म की एक धर्म विशेष की मान्यता से जुड़ा मुद्दा है, और अगर आप गोमांस नहीं खाते हैं तो आप दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे, अगर आप गोमांस खा रहे हैं तो ये अपमान होगा। ये कहना था मनोहर लाल खट्टर का। ये वो बयान है जिससे बीजेपी की किरकिरी हुई। इसे लेकर हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद बहुत उग्र दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए और कई तरह के मंत्रियों को फटकार लगाई। अपने कई ऐसे सांप्रदायिक चेहरों को उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्तित्व को, लोगों को उन्होंने एक नसीहत दी है कि हम विकासवादी पार्टी हैं, विकास की हम बात करें, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और आगे भी हमें इसी तरह की तैयारी करनी है। रणवीर जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में बहुत हमने जुबानी जंग देखी। बीफ का मुद्दा खूब उछला देश भर में, बिहार में इलेक्शन है। दादरी का मुद्दा खूब उछला देश भर में, बिहार में इलेक्शन है। लेकिन अब बिहार में माइलेज लेना है, जैसे तैसे 2 चरण पूरे हो चुके हैं, इसलिए हमें फिर विकास की बात करनी होगी। क्या ऐसा है? बिल्कुल, वो भी अपने आप में एक सच्चाई है। वरना जैसा कि आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री विदेश में थे, लौट के आ गए, उसके बाद भी वो चुप्पी साधे रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब ये कहा कि हमें सबके साथ मिलके रहना पड़ेगा और मेलजोल और सद्भाव जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक बड़ी पूंजी थी उसको बचा के रखना होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें राष्ट्रपति से भी सीखना पड़ेगा। हम लोग क्यों नहीं सुधर पाते हैं अपने आचरण में, इस तरह का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं कि दूसरे को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बिहार में इलेक्शन है इसलिए मुद्दा विकास का है। अगर देश भर के चुनावों की हम बात करें तो क्या बीजेपी अपना ये चेहरा छोड़कर विकास की बात करती? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। और आप देखते रहेंगे जिस तरह से अब आने वाले टाइम में इलेक्शंस होने हैं दूसरे प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश 2017 में होना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन, आप देखेंगे ये सब चीज़ें ऐसे ही हरी भरी बनी रहेंगी और लहलाती फसल को ये काटते रहेंगे। विकास कहने की बात है, ढिंडोरा पीटते रहेंगे, लेकिन विकास करेंगे। लेकिन खाली विकास के नाम पे इनको वोट मिलने वाला है नहीं। इनको ये मालूम है तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे, पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होगा तो बीजेपी को सत्ता नजदीक आती दिखाई देगी। क्या वाकई में ऐसा है जो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, की दादरी में जो कुछ हुआ वो प्रदेश सरकार की कमी की वजह से, प्रशासनिक नाकामियों की वजह से हुआ? मैं कहता हूं एक घटना हो गई, ठीक है, हर आदमी कह रहा उसको घटना थी, वो एक घटना थी, दुर्घटना थी, वो हो गई। उसके बाद जिस तरह से जाकर के वहां हवाबाजी की गई है, हवा दी है हर पार्टी ने जाकर के, और विशेषकर बीजेपी ने, जिस तरह से संगीत सोम कल का वो विधायक है, पहली बार विधायक बना 2012 में, और जबकि एक्सपोर्ट करने वाली जो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं उनमें से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक संगीत सोम भी उस कंपनी के डायरेक्टर रहे 2008 तक। अब तक बीफ का एक्सपोर्ट करते रहे हैं, बहुत सारा एक्सपोर्ट करते रहे हैं। आज वो इतने बड़े हिंदूवादी हो गए हैं कि वहाँ जो घटना जो कहा जा रहा, मैं भी कहता हूँ ये घटना थी। फिर क्या वजह थी? संगीत सोम वहाँ बिसेड़ा में जाकर के मंदिर में चढ़ के लाउड स्पीकर से इस तरह के भाषणबाजी करके लौट के आए हैं, मतलब मामले को और गर्मा के लौटे हैं। जहाँ तक महेश शर्मा की बात है, चूंकि उनका वो संसदीय क्षेत्र है, उनको भी कुछ ना कुछ बोलना ही था कि उनको भी कल को जाके वोट लेने हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी कहता रहे, दिखावे के तौर पे कुछ भी कहे, लेकिन अंदर खाने वो अपने नेताओं को ये इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। क्या ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली होता है? क्या बिल्कुल, सब कुछ मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई भी नेता बगैर तयशुदा समय, तयशुदा वक्त और शब्दों की बयानबाजी नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि आपने आज तक अपने करियर में, इतने बड़े आप भी हैं उम्र में, आपने आज तक कभी देखा किसी भी पार्टी का कोई नेता अपने सीनियर नेतृत्व के खिलाफ, पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहा, पार्टी में बना रहा है? ऐसा होता नहीं है। वो तभी होता है जब उसे पार्टी छोड़नी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। साक्षी महाराज भी बीजेपी में रहेंगे, संगीत सोम भी बीजेपी में रहेंगे, महेश शर्मा भी रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे, बयानबाजी भी होती रहेगी, किसी को पार्टी से निकाला भी नहीं जाएगा, और ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये एक तरह से नूरा कुश्ती है। तो कुल मिलाकर मरहम लगाने के लिए
आइडियोलॉजी की बात करने के लिए, बिल्कुल, या विरोध को या फिर इनके खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन आप जमीनी स्तर पर लोगों की जो एक लेवल है सेटिस्फेक्शन का कि हमारी पार्टी हमारे हितों की बात करने वाली पार्टी है, ये तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं ये उस तबके को संभाल रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी को जो सेक्युलर जमात है देश की जो इनका विरोध करेगी उनको संभालने के लिए तो शीर्ष नेतृत्व है ही। बिल्कुल। और चूंकि बीजेपी को लगता है विकास का नाम देकर के वो कितना ही शोर मचा लें, विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेगा इस देश में, इसलिए उनको पोलराइजेशन करना ही है, तुष्टिकरण की नीति अपनानी है और उसी से उनका आगे भला होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं अपने इस ग्राफिक में, और आप भी रणवीर जी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि पटना में लोकप्रिय नेता हैं बीजेपी के, कई बार पार्टी विरोधी बातें कर चुके हैं, उसके बावजूद वो सम्मान जताते रहे कि मैं बीजेपी का बहुत सम्मान करता हूं, मैं पार्टी ने मुझे जगह दी है इसलिए भी सम्मान करता हूं, बड़ी अच्छी पार्टी है, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन बीजेपी की कार्यप्रणाली पर हमेशा वो सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने जाने से भी इनकार कर दिया था कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर भी पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की का महत्व क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बीजेपी ये बात जानती है, और इसीलिए ऐसे नेता पर, क्योंकि वो एक बॉलीवुड नेता भी हैं, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है, कभी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती। देखिए, अनुशासन में वो व्यक्ति रहा है, जब आप किसी को साइडलाइन करेंगे बिना किसी कारण के तो बुरा तो हर आदमी को लगेगा, जब बुरा लगेगा तो उसका गुस्सा भी फूटेगा। अगर आप में इतनी कुव्वत है उसको पार्टी से बाहर कर दीजिए ना, चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। वो कोई चुका हुआ नेता, कोई 80 साल का नेता नहीं है वो। अगर आपके 65 साल के अगर नेता युवा हो सकते हैं तो वो भी युवा नेता है और जीत के आया, बराबर जीत के आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं वो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश भी की जितने दिन वो मंत्रालय में रहे। तो कुल मिला के ये है कि एक बड़ा नेता है और बॉलीवुड स्टार है, और कम से कम बिहारी बाबू के नाम से मशहूर है। वो उनके डायलॉग्स दुनिया रटती है तोते की तरह और बोला करती है। उस आदमी को आप नजरअंदाज करेंगे, पार्टी में भी रखेंगे, किनारे भी दबा के रखेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जबकि वो अपने आप में काफी काबिलियत रखते हैं कि वो स्टार फेस हैं, ऑलरेडी वो इंडिया के अंदर स्टार फेस हैं और पार्टी का भी स्टार फेस हैं। आप उसको छुपाइए या सामने रखिए। बिल्कुल। और अब तक स्टार प्रचारक रहे हैं, आज से नहीं, कम से कम पिछले 20 साल से तो मैं देख ही रहा हूं, बराबर स्टार प्रचारक रहे हैं बीजेपी के। विपक्ष ने बहुत कहा, कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा कहा कि नरेंद्र मोदी विदेशों में हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ इस तरह का हंगामा मचा हुआ है, वो बोलते नहीं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। जब वो बिहार गए, बिहार में जनसभाएं अपनी की, तो मंच से नीतीश एक तरफ थे और उस वक्त लड़ाई चल रही थी नरेंद्र मोदी और लालू प्रसाद यादव के बीच, एक जुबानी जंग थी। लालू प्रसाद यादव ने ना अमित शाह को बख्शा ना नरेंद्र मोदी को बख्शा, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी अमित शाह वर्सेस लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन विपक्ष ने यह कहा कि आखिर पीएम को बोलना था, जब वो छोटी छोटी बातों पर ट्विटर का उपयोग करते हैं, तो फिर आखिर ट्विटर पर इस तरह के घटनाओं को लेकर कोई संवेदना अब तक क्यों नहीं आई? बिल्कुल, उनकी चुप्पी भी बहुत बड़ा सवाल है। वो इतने दिन चुप कैसे बैठे रहे? उनको चीजें पता नहीं थी या उनको बताया नहीं जा रहा था? वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इतनी बड़ी घटना हुई है देश में और आप चुप्पी साधे हुए थे, क्योंकि आपको लहलाती फसल दिखाई दे रही थी ना बिहार में, इलेक्शन चल रहे हैं। ऐसे में बोलना नहीं था। वो जितना चीजें ऊपर उठेंगी उतना उनको फायदा होगा, उसका वो फायदा ले रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि आपने अगर जवाब दिया भी तो बिहार में चुनावी रैलियों में चुनावी मंच से जवाब दिया आपने। और पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री का कोई जवाब आएगा, किसी तरह की बयानबाजी आएगी, और वो कम से कम लोग, ऐसे लोगों के जख्मों पे मरहम तो जरूर लगाएगी जो दादरी में जो कुछ हुआ उससे लेकर या बीफ के मामले को लेकर आहत चल रहे थे, या कुछ ऐसे सेक्युलर नेता या सेक्युलर राष्ट्रवादी हिंदू जो इस बात को नहीं मानते कि देश में इस तरह की सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर राजनीति की जानी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है और उसकी आवाज़ सुनने के लिए आदमी बेकरार रहता है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए भी दुनिया बेकरार रहती है कि देखें क्या बोलते हैं। तो कम से कम प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी को विदेश से जब लौटे थे, अगर विदेश में नहीं बोले, विदेश से जब लौटे थे तो लौट करके उनको सबसे पहले उस पर खेद प्रकट करना चाहिए था, जो उनका सबसे पहला काम था, जो उन्होंने यहाँ न कर गए, बिहार में इलेक्शन की मीटिंग में जाके मंच पे किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो सब लहलाती फसल को और हरा कर रहे हैं, जो उनको फायदा दे आने वाले और जो 3 फेज बचे।
चलिए, तो ये एक कोशिश इस बात की पड़ताल करने की कि दरअसल नीचे से जो बयानबाजी हो रही है, एक तबका है बीजेपी का जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐसे लोगों को फटकार लगाई और कहा कि इससे खुद पार्टी की छवि खराब हो रही है, ऐसे बयान ना दें। ये वाकई में फटकार थी या ये सिर्फ एक दिखावा था, ये तब साफ होगा जब आने वाले वक्त में अगर लगाम खिंची है तो फिर जुबानी जंग नहीं होनी चाहिए, जुबान से निकलने वाले ऐसे तीरों को रोका जाना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर। नमस्कार।